Hello everyone and welcome back to Triple S and welcome back to chemistry classes. I hope that all of you are doing good. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर केमिस्ट्री का, लेक्चर नंबर 5। अच्छा, उससे पहले लेक्चर 4 में एक छोटा सा मिस्टेक है, मिस्टेक भी नहीं है, आपको बताया था तो, लेकिन हो सकता है क्योंकि कुछ लोगों का मैसेज आया उनको वहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ था। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट कन्फ्यूजन व्हाट वी विल डू इज़ आई विल जस्ट क्लैरिफाई इट ओवर हियर। मैंने आपको लेक्चर 4 में बताया था कि जब एक मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो लिबरेट करवाता है वहाँ से हाइड्रोजन गैस और साथ ही साथ में एक सॉल्ट की शक्ल में एक कंपाउंड भी बनता है वहाँ पे, ठीक। उसके बाद एक एक्सेप्शन आया था उसका, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, दिस इज योर HNO3 नाइट्रिक एसिड। बोला था मैंने आपको कि जो ही कोई मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है बनना चाहिए था हाइड्रोजन गैस, लेकिन हाइड्रोजन गैस वहाँ पे मिलता ही नहीं। क्यों हाइड्रोजन गैस मिलता नहीं? क्योंकि हाइड्रोजन गैस को नाइट्रिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको कन्वर्ट कर देता है वाटर में, ठीक। तो हाइड्रोजन गैस देखने को मिलता है नहीं वहाँ पे, ठीक। लेकिन गलती से मैंने यहाँ पे इस मेटल की जगह मैग्नीशियम लिख दिया था, ठीक, जो कि नहीं है। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्योंकि मैग्नीशियम और मैंगनीज का तो एक्सेप्शन है। ये जब रिएक्ट करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस ही बनाएंगे, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होगा, वाटर नहीं बनेगा। वाटर बनेगा बाकी सारे मेटल्स के केसेस में। तो यहाँ पे आप ठीक कर लेना, यहाँ पे मैग्नीशियम नहीं है, ठीक। तो ये तो हो गया जी कल का करेक्शन। आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इससे पहले एक और बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि हमें सर दैट वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। कुछ लोगों को केमिस्ट्री का थोड़ा सा डर भी रहता है क्योंकि केमिस्ट्री में वी ऑफ्टन डील विद दीज इक्वेशंस, पता ही नहीं चलता कि हम क्यों कर रहे हैं, ठीक। तो आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट कि आप लोगों को कोई हेल्प मिल रहा है और आप इसे एंजॉय भी कर रहे हैं, तो मेरे लिए भी ये बहुत खुशी की बात है, ठीक। तो और एक बात, साथ ही साथ में जो भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं इसका मैं जो भी हम जैसे आज एक टॉपिक पढ़ेंगे तो इसके रिलेटेड कुछ MCQs होंगे, वो मैं अपने इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ पे डालता रहता हूँ, ठीक। काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप भी पार्टिसिपेट करिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, ये मेरी ID है, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, Mudassir_Ahmad AHMADD, राइट। क्योंकि वहाँ से भी काफ़ी सारे पॉइंट्स आपके ऐड होते जाएंगे, ठीक। अच्छा जी, ये तो हो गया ये। अच्छा, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अच्छा, मैंने आपको कल एक और रिएक्शन के बारे में बताया था जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक मेटल जो बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्टिव है, ठीक, दूसरे मेटल को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन से बाहर निकाल के फेंक देता है। उन रिएक्शंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक। ये मैंने आपको कल बताया था। ये देखिए यहाँ पे कुछ इसी तरीके की रिएक्शन आपने लिखी थी। मेटल A अगर रिएक्ट करेगा सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B के साथ, बनाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A और मेटल B को फेंकेगा बाहर, ठीक है। यही तो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कल बताया था आपको। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो शायद मैंने आपको कल नहीं बताई थी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो एक PDF फाइल है, ये मैंने ऑलरेडी आपके ग्रुप में सेंड कर दी है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी NCERT CBSE NCERT के अकॉर्डिंग मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, देखिए जी, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, दीज आर टेस्ट ट्यूब्स। 2 टेस्ट ट्यूब्स है यहाँ पे। एक टेस्ट ट्यूब में है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक, और ये आप देख रहे हैं कि आयरन नेल भी है यहाँ पे, राइट। अच्छा, ये रिएक्शन में लिखता हूँ यहाँ पे, जो आप देख रहे हैं ना टेस्ट ट्यूब यहाँ पे, ये वाली रिएक्शन में यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए जी, आयरन नेल है मतलब Fe का मतलब आयरन हुआ ना, आयरन नेल तो है। अच्छा, और क्या है जी, जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं ना, ये है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन CuSO4। कल रिएक्शन करवाई थी मैंने आपको, ठीक। ये होता है जी ब्लू कलर, आपका ब्लू कलर देख रहे हैं ना आप टेस्ट ट्यूब में। तो आयरन को रिएक्ट करवाया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, कुछ देर बाद वेट किया, हमने देखा कि ये ब्लू कलर सोल्यूशन तो गायब ही हो गया,
ठीक, ब्लू कलर सोल्यूशन गायब हो गया, उधर मिला एक लाइट ग्रीन कलर सोल्यूशन जो कि था फेरस सल्फेट। ठीक, प्लस क्या मिला जी, प्लस मिला कॉपर। हुआ क्या यहाँ पे, आयरन ने डिस्प्लेस किया कॉपर को। ठीक है ना, तो इसका मतलब सर सीधे सीधे बताइए ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। ये तो कल वाली रिएक्शन है, कल तो ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी। ठीक, अच्छा ये तो होगी कल वाली रिएक्शन, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो ही ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ना, ये ब्लू कलर सोल्यूशन चेंज हो जाता है ग्रीन कलर सोल्यूशन में। तो दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमें पता भी चलता है कि रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि कुछ केमिकल रिएक्शंस में कलर चेंजेस भी होते हैं। तो ये है जी आपका एक रिएक्शन। आपसे पूछेंगे कल, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन a metal reacted with copper sulfate solution, the color of the solution changed from blue to green. It is because of displacement reaction, क्योंकि यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ जी, कल वाला ही कॉन्सेप्ट है, कोई नई चीज़ नहीं है यहाँ पे। मैंने सोचा आपको बता दूं, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक, तो देखिए ना जी, कलर चेंज हो गया। क्यों कलर तो चेंज होना ही था, क्योंकि आयरन तो एक बहुत ही ज़बरदस्त एलिमेंट है। कॉपर को रिप्लेस किया और ग्रीन कलर सोल्यूशन वहाँ पे मिला। ग्रीन कलर क्यों मिला, क्योंकि कंपाउंड ही चेंज हो गया ना, कॉपर सल्फेट था, अब क्या है, फेरस सल्फेट। अच्छा ये तो हो गया ये। अच्छा अब आप पूछेंगे सर ये तो होगी ये वाली रिएक्शन जी, लेकिन यहाँ पे एक और टेस्ट ट्यूब भी है सर, ये बताइए ना कि उसमें क्या हो रहा है। उसमें आयरन नेल नहीं है, आप देख रहे हैं ये कॉपर वायर को हमने सस्पेंड किया हुआ है वहाँ पे, कॉपर वायर, और सोल्यूशन है जी आपका FeSO4, दैट इज फेरस सल्फेट का सोल्यूशन है। ठीक, अच्छा अब सोच के बताइए, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपके सामने, सब कुछ आपके सामने है जी, आप खुद फैसला करो कि क्या ये रिएक्शन होगी, क्या कलर चेंज यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। इस वाले में सेकेंड टेस्ट ट्यूब में बताइए ना, कलर चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक, ये मैं छोड़ता हूं आप पे, ये इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, कलर चेंज होगा या नहीं होगा, ये बताएंगे आप सर। कलर चेंज होगा, अगर होगा तो क्यों होगा, और अगर नहीं भी होगा तो क्यों होगा, सब कुछ इधर ही आपके सामने है। आप बताएंगे कि ये तो हमें सर समझ आ गया कि यहाँ पे कलर चेंज क्यों हो रहा है, लेकिन ये रिएक्शन होगा कि नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक, आई होप कि सभी लोग आराम से ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अच्छा, तो हम आगे चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जी रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब ये क्या बला है सर, देखिए जी, हम आज देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। यहाँ पे आइए ना, इसको छोड़िए, यहाँ पे क्या हमें पढ़ना, हम यहाँ पे देखेंगे। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि पीरियोडिक टेबल को कैटेगोरिकली कुछ हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक हो गया मेटल्स, दूसरा हो गया नॉन मेटल्स, और हो गया नोबल गैसेस। सर नोबल गैसेस वो गैसेस होते हैं ये बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते, दे डोंट रिएक्ट एट ऑल। ठीक है ना, बताया था आपको। अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर 1 तो पहले लेक्चर 1 वहाँ पे देखिए ना। अच्छा, मेटल्स बोला था सर फेयरली बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और नॉन मेटल्स भी कुछ हद तक रिएक्टिव होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था सर मेटल क्या होता है। सर आपने तो बताया ही नहीं, मेटल्स और नॉन मेटल्स को एक और चीज़ से क्लासिफाई कर सकते हैं। वो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप याद करिए अपने पुराने दिन याद करिए, जब आप 10th क्लास में थे, जब आप 12th क्लास में थे, क्या दिन थे वो, राइट? याद करिए, हम अक्सर पढ़ा करते थे ये सब चीज़ें, मेटल्स, नॉन मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे। ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नहीं जाऊंगा, बट जो मुझे चाहिए ना, जो मुझे असल में आपको समझाना है आज, उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा मेटल्स के बारे में। देखिए जी, ये है आपका सोडियम, मेटल है ना। ठीक, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। ठीक, अब जो ही हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, कुछ इस तरीके की लिखते हैं, दिस इज 2,8,1। इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए, बराबर आएंगे 2 + 8 + 1, दैट इज 11 इलेक्ट्रॉन्स।
अब देखिए जी, ये रहा सोडियम का पहला शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सोडियम का दूसरा शेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, और सोडियम का लास्ट शेल, इसमें खाली 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें खाली 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये सोडियम बेचारा अब परेशान है, सोच रहा है कि इस 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करूं, इस 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करूं, और इसी कोशिश ने, इसी परेशानी ने इस बेचारे को बना दिया रिएक्टिव। क्या बना दिया जी? बना दिया रिएक्टिव। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये मुझे नहीं चाहिए, इसको आप ले जाओ। ठीक, अच्छा ये जो है आपका सोडियम बोल रहा है इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। अच्छा नहीं चाहिए सर, ठीक है सर, ये इलेक्ट्रॉन हम आपसे छीन के ले जाएंगे। इनफैक्ट छीन के नहीं ले जाएंगे यार, क्योंकि ऑलरेडी बेचारा परेशान है, तो ये खुद ही दे देगा ये अपना ये इलेक्ट्रॉन, राइट। तो लेकिन इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकाल दिया ना हमने, लेकिन चार्ज को थोड़ी ना क्रिएट करोगे सर, पॉजिटिव तो आएगा यहाँ पे। अब देखिए जी, बराबर हो गया इलेक्ट्रॉन, ओके, इलेक्ट्रॉन इज देयर एंड पॉजिटिव चार्ज इज देयर, तो न्यूट्रल हो गया ना। जब इलेक्ट्रॉन एक वहाँ से जाएगा तब सोडियम पे प्लस चार्ज भी आएगा। अच्छा, ये भी एक मेटल्स का बहुत ही ज़बरदस्त, मेटल्स का बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इस चीज़ को बोलते हैं जी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब कि मेटल्स अक्सर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं, दैट इज उन पे चार्ज रहता है जी पॉजिटिव। बस इतना ही समझना है हमें इस टेबल से, दैट इज इट। ठीक, कोई भी मेटल उठा के देख लीजिए, पोटेशियम भी यही हरकत करेगा, बोलेगा इलेक्ट्रॉन ले जाओ मेरा। ठीक, कैल्शियम भी यही बोलेगा इलेक्ट्रॉन ले जाओ मेरा जी। ठीक, मैग्नीशियम भी यही बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन ले जाओ ना भाई, मुझे नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन। इसीलिए तो मेटल्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, याद रखिएगा। स्टार्टिंग में मैंने नहीं बताया था, कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था, लेकिन मेरा अपना एक क्रोनोलॉजी है कि हम कैसे जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आए हैं ना, लेकिन अब तो हमें पता है कि मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, इसीलिए मैंने ये बात आपको तब नहीं बताई थी, अब बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है कि आपका बेस अभी ठीक है ना। तो ये हो गया जी, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ठीक है ना। ये देखिए जी, मेटल सोडियम इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, मैग्नीशियम लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, नहीं चाहिए। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए सर, क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हर एक बंदा जो जिंदगी में है ना, वो स्टेबिलिटी इख्तियार करना चाहता है। हर एक बंदे को स्टेबिलिटी चाहिए, आप ऐसे मान लो, ठीक है ना। तो जो भी आपकी लायबिलिटीज होंगी ना, यू विल ट्राई टू सेट ऑफ योर लायबिलिटीज। आप बोलोगे यार ये सिर दर्द, ये लायबिलिटी खत्म हो जाए तो लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है ना। तो यही है जी इन एलिमेंट्स का भी, इनको चाहिए अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम की बात कर रहा हूँ, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए इसमें। ये सोडियम जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना अपना, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 2,8, इसके लास्ट शेल में अब आ गए 8 इलेक्ट्रॉन। बस यही है इनका मकसद कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए जी। हर एक एलिमेंट यही कोशिश करता है, इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल, राइट। एक एलिमेंट जब ये कोशिश करता है कि मेरे लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहे, इसी को बोलते हैं जी ऑक्टेट रूल। ऑक्ट का मतलब 8, ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। अच्छा, ऑक्टेट रूल तो समझ आया। अब सर ये समझाओ कि अब ये नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कैसे करेगा। अब बताओ सर कि नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कैसे करेगा, वो बताऊंगा मैं आपको। ये देखो जी, ये वाली एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा। सोडियम के बारे में तो अभी बात की, सोडियम रहा ये, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहा 2,8,1। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, एटॉमिक नंबर 11 है ना, तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं, वही लिख रहा हूँ, उन इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहा हूँ। ठीक सर, सोडियम तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है आपने अभी कहा, तो मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, मैंने कब मना कर दिया। ठीक, सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन देगा अपना, बोलेगा यार ये ले जाओ, लेकिन ये सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा किसको, लेने वाला भी तो होना चाहिए ना। वो है जी, ये रहा आपका क्लोरीन। ये देखिए जी, क्लोरीन आपका, क्लोरीन क्या है, याद करो, क्लोरीन है नॉन मेटल।
क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ऐसे लिखोगे सर 2,8,7, 8 और 2 10 और 7 17। अच्छा, लास्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स है जी? इसके है जी 7 इलेक्ट्रॉन। लास्ट शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है। अब सोचो, मैंने आपको अभी बताया ऑक्टेट रूल, हर एक एलिमेंट चाहता है कि मुझे मिले सर, मुझे 8 इलेक्ट्रॉन मिले लास्ट शेल में, ठीक है ना। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके लास्ट शेल में रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस 2 को मत काउंट करिएगा क्योंकि ये अंदर वाली शेल में बैठा है, मैं लास्ट वाली शेल में बात कर रहा हूँ, ठीक। अब ये जो 8 है ना, यही रहेगा इसका लास्ट शेल, ओके। तो यहाँ पे देखिए जी, ये अब आप बोलेंगे सर ठीक है, फिर क्लोरीन भी 7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्या? नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और ये क्यों करेगा 7 इलेक्ट्रॉन लूज? ये तो दे रहा है ना बेचारा इलेक्ट्रॉन, ये आपका सोडियम। तो क्लोरीन बोलेगा जी ठीक है, सोडियम अगर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, इसे भी स्टेबिलिटी मिल रही है, मुझे भी तो स्टेबिलिटी चाहिए ना सर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी का इलेक्ट्रॉन रख लेता हूँ। लेकिन इलेक्ट्रॉन रखेगा, उसके बाद क्या सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, पहले मैं दिखाता हूँ, क्लोरीन है ना यहाँ पे, क्लोरीन सोडियम का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, बनाया क्या? बनाया क्लोरीन माइनस। इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया ना, तो इस पर माइनस चार्ज आ गया। इसने लूज किया तो प्लस चार्ज, इसने गेन किया तो माइनस चार्ज आ गया। अच्छा, अब देखो अभी इनका क्या सिचुएशन है। अब है हमारे पास Na+ और है Cl-, ठीक है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, सुना होगा आपने प्राइमरी क्लासेस में, सुना होगा लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे ना सर, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे सर। तभी तो बनता है सोडियम क्लोराइड, तभी तो बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड, तभी तो बनता है पोटेशियम क्लोराइड। सभी है जी आयोनिक कंपाउंड। अच्छा, मैंने बोला इनको कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। what do we call them? We call them as ionic compounds. We call them as ionic compounds. These compounds are called as ionic compounds. Ionic compounds क्यों कहते हैं सर? Ionic compounds इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आयन्स का फॉर्मेशन होता है। आप देख सकते हैं आयन्स बन रहे हैं, सोडियम प्लस पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया आयन। आयन का मतलब ही है जिसके पास कोई चार्ज होगा। क्लोरीन के पास माइनस चार्ज है तो आयन हो गया, इसीलिए आयोनिक कंपाउंड्स इनको हम कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पे क्या बने? आपके आयोनिक कंपाउंड्स बने। तो ये तो हो गया जी फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, बहुत ही सिंपल, राइट। अच्छा, दूसरी चीज देखिए जी, दूसरी चीज देखिए, एक और एलिमेंट के बारे में बात करता हूं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आप ऊपर जाके देखेंगे ना, इसके पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऐसे 2,8,2, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास। अब मैंने आपको ऑक्टेट रूल के हिसाब से बताया मैग्नीशियम को क्या करना है, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को फेंकना है, बाहर फेंकना है, चाहिए ही नहीं। तो मैग्नीशियम जब इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंकेंगे ना, ये रहे मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स गए ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? +2 चार्ज आएगा। बहुत ही आसान है, केमिस्ट्री को आप समझ के पढ़ोगे ना कि हो क्या रहा है, रीज़न क्या है, तो ये आपको बिल्कुल आसान लगेगा, ठीक। तो यहाँ पे हुआ क्या? +2 चार्ज आ गया यहाँ पे, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया, ठीक। लेकिन अब मानो कि मैग्नीशियम भी क्लोरीन के साथ आयोनिक कंपाउंड बनाना चाहता है, लेकिन इसके पास तो 2 चार्जेस हैं। अगर 2 चार्जेस है तो कोई बात नहीं, दूसरा क्लोरीन लाओ ना सर। ये देखो जी, मैग्नीशियम के पास 2 प्लस चार्जेस, ठीक। क्लोरीन के पास 1 माइनस चार्ज, बराबर हो गया कि नहीं? अब बनाओ जी बॉन्ड, ऐश करो जी, चार्जेस तो बराबर हो गए, यहाँ -2 यहाँ +2, एज रिजल्ट द कंपाउंड इज न्यूट्रल। ओके, यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, इसीलिए तो बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 बनाएगा, MgCl2 बनाएगा। बताओ सर बना क्या? बना मैग्नीशियम क्लोराइड, बना मैग्नीशियम क्लोराइड। कौन सा कंपाउंड है आयोनिक? आपसे पूछेगा कल, आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयोनिक कंपाउंड्स। मैग्नीशियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड, पोटेशियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड। अभी आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैंने आपको क्यों पहले दिन पीरियोडिक टेबल दिखाया,
क्यों वो बॉर्डर लाइन बनाया, क्यों लेफ्ट साइड अलग से दिखाया, क्यों राइट साइड अलग से दिखाया, इसका यही रीज़न था, इसका रीज़न यही था। ठीक, तो ये रहे जी आपके आयोनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं, आपको बता दिया है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आप करेंगे एज अ होमवर्क। मैं आपको दे रहा हूँ एक क्वेश्चन, एक कंपाउंड में यही से आपको दे देता हूँ, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, राइट, दिस इज AlCl3, Al एक बार फिर लिख देता हूँ मैं, AlCl3। आप बताओगे ये कैसे बनेगा। ठीक, एल्यूमिनियम और क्लोरीन AlCl3, आप बताओगे ये कैसे बनेगा जी। ठीक, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अच्छा, ये तो हो गए हमारे आयोनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं, इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे सर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक, इसको तो छोड़िए, इसको कुछ करना ही नहीं है एक्टिविटी को। देखिए जी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स आयोनिक कंपाउंड्स के बहुत ही हाई होते हैं, क्योंकि चार्जेस होते हैं ना, आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसी की वजह से आप देख सकते हैं बाय एंड लार्ज सब आयनिक कंपाउंड्स का जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका काफ़ी हाई रहता है। ठीक, ये देखिए जी, सोडियम क्लोराइड 1074, ठीक, ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑलमोस्ट वैल्यूज़ याद नहीं रखनी है, लेकिन समझते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है ना, बस वो आपको याद रखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ है आयोनिक कंपाउंड्स की, वो हम देखेंगे। उसके बाद ये वाला चैप्टर ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट, उसके बाद ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट ये है। इसके बाद मेटलर्जी, ये सिलेबस में दिया नहीं है इन लोगों ने। ठीक, तो यहाँ तक आपका सिलेबस है जी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। अच्छा ठीक, अच्छा ये तो दिख नहीं रहा है, 1 सेकेंड। अच्छा जी, ठीक है जी। अच्छा, मैं एक बार आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ता हूँ, आप समझने की कोशिश करिए जी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है जी, सबसे पहली प्रॉपर्टी है जी फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर समझते हैं ना आप, जैसे मेटल्स के बारे में बोला था, नॉन मेटल्स के बारे में बोला था। ठीक, फिजिकल नेचर का मतलब आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड्स, ओके, एंड आर समवट हार्ड होते हैं जी, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ द अट्रैक्शन। अभी तो बोला था कि अक्सर जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जी, क्योंकि आयन्स है, प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, इसीलिए तो ये क्या होते हैं, समवट हार्ड होते हैं। ठीक, बिकॉज दे हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। अब आप सोच रहे होंगे सर अगर हार्ड है तो ब्रिटल क्यों है, अगर हार्ड है तो ब्रिटल क्यों है, ये भी आपसे क्वेश्चन है। ठीक, अगले वीडियो में बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, लेकिन आप इसे ढूंढिएगा। अगर आयोनिक कंपाउंड्स हार्ड है तो ब्रिटल क्यों है, हार्ड अलग चीज़ है, ब्रिटल अलग चीज़ है। ठीक, इसमें प्रेशर का कॉन्सेप्ट आता है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी बताऊंगा अगली वीडियो में। अच्छा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात अभी की। आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसीलिए हाई है क्योंकि मानो ये सोडियम क्लोराइड है NaCl, ठीक है ना, लेकिन हमें तो पता है ना ये एक्चुअली Na+ है, Cl- है। यहाँ पे दूसरा Na+ होगा, यहाँ पे दूसरा Cl- होगा, तो ओवरऑल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे। इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए काफ़ी एनर्जी चाहिए ना सर, तो इसीलिए तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी हाई हैं इनके। अच्छा, सॉल्युबिलिटी देखिए जी, ये जो सारे आपके आयोनिक कंपाउंड्स है जो ही वाटर में डिसॉल्व करोगे ना तो सॉल्युबल है, वाटर में घुल जाते हैं, सॉल्युबल है वाटर में। क्यों, क्योंकि इनके पास आयन्स हैं, आयन्स टूट जाते हैं वाटर में, सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन भी अलग हो जाएगा। आपसे पूछेगा इज सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल इन वाटर, आप बताएंगे बिल्कुल यस इट इज सॉल्युबल इन वाटर। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है ना, बहुत सारे कंपाउंड देगा लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है आपका आयोनिक कंपाउंड। मानो एक कंपाउंड दिया NaCl, दूसरा दिया ग्लूकोज C6H12O6, ये तो आयोनिक है ही नहीं, आयोनिक तो ये है, तो फिर ये रहा जी आपका आंसर, सोडियम क्लोराइड आपका आंसर रहा इसमें। ठीक,
अच्छा, एक तो हो गया फिजिकल नेचर, दूसरा हो गया मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा हो गया सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी का मतलब नमक आप डालोगे ना पानी में, नमक डिजॉल्व होता है ना, उसी की बात कर रहा है। ठीक, क्यों होता है डिजॉल्व? क्योंकि जो ही आप वाटर में डालते हैं ना तो सोडियम और क्लोरीन जो है ना अलग अलग हो जाते हैं, तो डिजॉल्व हो जाता है जी, तो डिजॉल्व हो जाता है जी। ठीक, अच्छा ये तो हो गया सॉलिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक, अच्छा आगे बढ़िए, कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बताइए कहाँ सुना है आपने? आपने सुना होगा, आपने सुना होगा थ्री इडियट्स मूवी में, देखा भी होगा थ्री इडियट्स मूवी में। ठीक, दैट सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए या तो चाहिए इलेक्ट्रॉन या तो चाहिए आयन। आयन तो है हमारे पास सोडियम आयन है, हमारे पास मैग्नीशियम आयन है। सॉल्ट वाटर अगर है तो उसमें तो फिर आयन्स होंगे ही होंगे। अभी तो बोल रहा था कि जो ही आप सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये सॉल्युबल होता है, टूट जाता है। ठीक, इसका मतलब वाटर में आयन्स प्रेजेंट है। आयन्स प्रेजेंट है ना तो इलेक्ट्रिसिटी आराम से कंडक्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी आराम से कंडक्ट होगी जी आपके वाटर में। लेकिन कैसे? अगर आपके पास सॉल्ट है तो। ग्लूकोज डिजॉल्व करेंगे ना आप वाटर में तो इट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पॉसिबल बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स दे गेट डिसोसिएटेड इनटू आयन्स। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, एक और चीज़ है, जब आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे ना तभी कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिक करंट। अगर ऐसे आपके पास मानो ये क्रिस्टल है आपके पास सोडियम क्लोराइड का, आप बोलोगे मुझे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये तो क्रिस्टल है, आयन्स है इसमें लेकिन अपनी जगह पे है, आयन्स है लेकिन अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, इधर उधर नहीं हिलेंगे। जब वाटर में डिजॉल्व करोगे तभी तो हिलेंगे, इधर उधर जाएंगे, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। यहाँ पे एक लाइन लिखी है इसीलिए बता रहा हूँ। आयोनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आयन्स का मूवमेंट ही नहीं होगा सर। ठीक, रिजिड स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी करेंगे कंडक्ट मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट यही मतलब है, या तो आप इसको डिजॉल्व करिए वाटर में या तो मोल्टन स्टेट मतलब को इसको मेल्ट करिए, क्योंकि आयन्स इधर उधर भागने की सूरत में होंगे। तो देयरफॉर आयोनिक कंपाउंड्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो ये रहा जी आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुछ और भी चीज़ें होंगी इसमें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एमसीक्यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये सारा चैप्टर रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद ही हम अगला लेक्चर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।